नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपकी कक्षा में, जिसमें NTA नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 9th यूनिट में आपका दिया हुआ है लोग, विकास और पर्यावरण। उसके कुछ तमाम मुद्दे पर हम आज उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रत्येक दिन हम आपकी कक्षा में उपस्थित होते हैं, कुछ न कुछ अलग अलग टॉपिक लेकर के और गुणवत्ता के साथ हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब आप देखते हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो उसमें क्योंकि हम आपसे कतई पैसों की डिमांड नहीं करते हैं, तो जब पैसों की डिमांड नहीं करते हैं तो कम से कम लाइक, कमेंट और शेयर पर भी अगर मतलब वो कम हो जाए, अगर वो भी कम हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, सहारा की ज़रूरत पड़ती है। उस उद्देश्य से तो हम ये जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, उसी में आज हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण नियतिवाद, पर्यावरण संभाव्यता और प्रजाति, जनसंख्या और समुदाय के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण शब्द जो है, ये पर्यावरण सबसे पहले एनवायरनमेंट की अगर हम चर्चा करें तो एनवायरनमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा, कहाँ से? फ्रेंच का ये एनवायरनर शब्द से आया है। ये एनवायरनर शब्द से आया है। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है समस्त पारिस्थितिकी, समस्त पारिस्थितिकी या संपूर्ण बाह्य कह सकते हैं, संपूर्ण बाह्य। अब ये इसका जो फ्रेंच शब्द के जो एनवायरनर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समस्त पारिस्थितिकी या संपूर्ण बाह्य। अब इसका जो हम चर्चा करते हैं, इसमें ये जीव जगत जो है अर्थात संसार जगत जो है, इस ब्रह्मांड के द्वारा आच्छादित है। तो ये जो, क्योंकि जब हम इसका पर्यावरण का जब हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद में आता है परिधन आवरण। तो परिधन आवरण अर्थात परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, आच्छादित, अर्थात चारों ओर से जो ढका हुआ है, हम उसको वास्तव में क्या कहते हैं? पर्यावरण के नाम से जानते हैं। अगर हम एक छोटा सा एक संस्कृत का श्लोक है और बहुत समझ में आएगा आपको, मैं वो लिख देता हूँ कि उसकी एक परिभाषा, उसका अर्थ, उसका उद्देश्य, सब कुछ इसमें समाहित होता है। कि आता है कि भूमि जलम नभो वायुः अंतरिक्षम पशुस्तृणम साम्यम स्वस्थत्व मेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। ये आप देखेंगे तो इसका एक श्लोक होता है, हम इसको बता देंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये संस्कृत पढ़ाने लगे, ऐसा संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको समझ में आएगा। ये भूमिर जलम नभो वायुरंतरिक्षम प्रशोस्तृणम और साम्यम स्वस्थत्व में तेषां पर्यावरण संज्ञकम। इसका अर्थ है कि इसमें क्या क्या चीज़, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो भूमि अर्थात पृथ्वी, जल, जल सभी लोग समझते हैं पानी, नभ का अर्थ होता है आकाश, वायु का अर्थ होता है हवा, अंतरिक्ष का अर्थ होता है पृथ्वी और आकाश के बीच का जो भाग है उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं, अंतरिक्ष। पशु का अर्थ होता है जितने
केवल पशु जानवर नहीं बल्कि जितने भी प्राणी हैं वो सारे पशु में आते हैं। और तृण का अर्थ क्या है? तो तृण का अर्थ घास फूस वनस्पतियों से है मुख्य रूप से। तो कहते हैं कि ये सारे चीज किस में सम्मिलित होते हैं? पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। तो भूमि, जल, नभ, वायु, अंतरिक्ष, पशु और तृण, ये सब तो कहते हैं कि साम्यम संस्थत्तमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। अगर ये सारी चीजें, ये सारे जिसमें जितने भी यहाँ पर उल्लेख किए गए हैं, अगर ये सब कुछ अपने साम्य अवस्था में हो, अपने अनुकूल अवस्था में हो, अपने जिस प्रकार से उसको रहना चाहिए उस अवस्था में हो, तो निश्चित रूप से हम उसी को क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। तो आपको कहीं भी जो एक परिभाषा मिलेगी वो बहुत संकीर्ण परिभाषा मिलेगी, लेकिन ये जो है अत्यंत बृहत और एकदम से सटीक परिभाषा है, इसलिए मैंने लिखना उचित समझा है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम ये अपने अनुकूलता की अवस्था में रहता है, हम इसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण जैसे कि हम किए कि मतलब ये जो ब्रह्मांड है वो क्या है? पृथ्वी के को अपने में आगोश में ढका हुआ है। तो इस प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य के चारों ओर जिन चीज़ों से क्या है? ढका हुआ है, वही क्या है? पर्यावरण है। अब हम अगर सीधे आते हैं कि पर्यावरण, तो हम जान लिए कि पर्यावरण क्या है। अब इन सारी चीज़ों में हम क्या जानेंगे? तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण। अब यहाँ पर थोड़ा सा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी दे दिया है कि साम्यम संस्थत्तमेतेषां भैया, अर्थात अपनी साम्यता की अवस्था में अगर रहे, अपनी अनुकूलता की अवस्था में रहे, तो होता है पर्यावरण की अनुकूलता। उसी को हम कहते हैं पर्यावरण संरक्षण। जिसको अगर पर्यावरण संरक्षण क्या है भैया? पर्यावरण संरक्षण जो होता है, पर्यावरण को हम दो प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। अनुकूल पर्यावरण और प्रतिकूल पर्यावरण। अब अनुकूल पर्यावरण क्या है, प्रतिकूल पर्यावरण क्या है? तो जब भी कोई भी जीवधारी, जितने भी जीवधारी इस समस्त दुनिया में हैं, तो जीवधारी के मतलब उसकी अनुकूलता, उसके विकास, उसके संरक्षण, उसके उठने बैठने की स्थिति में जो सहायक सिद्ध होता है, हम उसे अनुकूल पर्यावरण कहते हैं। और जितने भी जीवधारी है, समस्त जीवधारी के उसकी प्रतिकूलता, उसके उद्देश्यहीन, उसके विकास में बाधक, इन सारी चीज़ों में जो प्रतिकूलता का प्रयोग करता है, अर्थात उसमें जो खंडन का प्रयोग करता है, हम उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिकूल वातावरण कहते हैं, प्रतिकूल पर्यावरण कहते हैं। जैसे आज के समय में ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों आज के समय में ये उपस्थापित हुआ है? क्योंकि हम खुद जिम्मेदार हैं, हम सभी लोग जिम्मेदार हैं इसके कहीं ना कहीं। अगर इतने जो कल कारखाने हुए हैं, इतने जो आपके डेली सड़क बन रहे हैं, इतने जो भवन बन रहे हैं, इतने जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इतने जो रेडिएशन आ रहे हैं, ये सब सारे क्या हैं? वो पर्यावरण को पर्यावरण में बाधक सिद्ध हो रहा है। तो क्या होता है कि जब भी हम क्या होता है कि कभी भी पर्यावरण और जो जीवधारी है, अर्थात जितने भी जीवधारी हैं, वो सारे एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर पर्यावरण तब सुरक्षित नहीं रहेगा जब जीवधारी जितने भी हैं वो खत्म हो जाएं, और जितने भी अगर पर्यावरण खत्म हो गया तो जीवधारी भी स्वतः खत्म हो जाएगा। आज ये जो कोरोना आता है तो हम लोगों को आज ऑक्सीजन का पता चलता है कि ऑक्सीजन कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया में कोरोना काल में बिका है और एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर। तो उससे हमारा इम्पोर्टेंस बढ़ता है कि भैया इम्पोर्टेंस क्या है किस चीज़ का? तो ऑक्सीजन का। तो आज हम पेड़ पौधों की लगातार कटाई कर रहे हैं। खैर, एक हम छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। हम लोग क्या करते हैं वस्तुतः कि अब जा रहे हैं और जहाँ कहीं भी रास्ते पर चल रहे हैं, किसी एक पत्ता मिला, कोई डाली मिली, हम लोग उसको तोड़ करके ऐसे उसकी पत्तियाँ नोच करके चल देते हैं मस्ती में। हम लोग मस्ती में जा रहे होते हैं। क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि
इसकी जो हमने डालियों को तोड़ दिया है, इसके जो हमने पत्तों को तोड़ दिया है, इसके जो हमने नए पल्लवों को तोड़ दिया है, इससे इसको कितनी क्षति होगी। हम एक आपसे बात पूछना चाहते हैं। आप भी रास्ते पर जा रहे हैं, आप रास्ते पर एकदम से उमंग से जा रहे हैं, मस्ती से जा रहे हैं, और आपका कोई एक छोटी सी उंगली काट करके चला जाए, मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा? नहीं मजा आएगा, बल्कि कष्ट होगा, बल्कि हम उस पर टूट पड़ेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर कर देंगे, उसको बहुत होगा तो अगर हम उससे ज़्यादा बलशाली होंगे तो उसको मारेंगे, बहुत सारी चीज़ों का प्रयास करेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो जो मूक है, न वो बोल सकता, न वो चल सकता, न वो कुछ कह सकता, कुछ भी नहीं, न कुछ वो एफआईआर कर सकता है, तो हम उसको तोड़ करके मस्ती में चल देते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा खरोंच आ जाता है तो हमें सब कुछ याद आ जाता है इमीडिएट। तो यही संरक्षण है, यही अनुकूलता है। जब हम अपने समान सारी चीज़ों को देखते हैं कि अगर मुझे कष्ट है तो दूसरों को भी कष्ट होगा, वो संरक्षण है। लेकिन जब हम अपने सुखद चीज़ों को अनुभूत करते हैं लेकिन दूसरों को दुख पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, दैट इज़ क्या है, वो पर्यावरण का वो विध्वंसक चीज़ें हैं, अर्थात उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल पर्यावरण कहते हैं। अब हम सीधे आते हैं अपने अलग आगे टॉपिक पर, पर्यावरण नियतिवाद, जिसको कि हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। अब ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, पर्यावरण नियतिवाद क्या है, तो आप देखेंगे ये 19वीं सदी में, कब, तो ये आपका 19वीं सदी में यहां पर है। 19वीं सदी में आपका यूरोप के कुछ कंट्री से यहां ये चीज उत्पन्न हुआ। क्या चीज? पर्यावरण नियतिवाद। पर्यावरण अर्थात एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है वो 19वीं सदी में यूरोप से प्रारंभ हुआ। इसमें कहा गया, उन लोगों का ऐसा मानना था, यूरोपियन का मानना था कि जो गर्म देशों के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत भी उसमें आ जाता है, वो कहीं ना कहीं आलसी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको क्या है कि पर्यावरण से दो चार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग हर एक चीज़ों का एक लिमिट है। जैसे जाड़ा आता है, गर्मी भी आती है, बसंत ऋतु आता है, सर्दी आती है, बरसात आती है, सारे चीज़ों का क्या है, अलग अलग एक प्रकार से उसकी अनुकूलता है। यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर है। तो पर्यावरण एक प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण रूप से अगर देखेंगे तो ये अनुकूल है। तो जहाँ पर ये अनुकूल है तो हम लोगों को पर्यावरण के साथ दो चार होना नहीं पड़ता है। तो जब दो चार होना नहीं पड़ता है तो हम वास्तव में क्या होते हैं, आलसी होते हैं। ये तो भैया फैक्ट ही सोचा है। अगर यूरोपियन ने अगर सोचा है तो हम लोग कहीं ना कहीं आलसी तो होते हैं, नो डाउट। तो उन लोगों का मानना था कि जो गर्म देशों के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, तो आलसी होते हैं। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण नियतिवाद। अब ये जो आपका पर्यावरण नियतिवाद था ये 20वीं सदी में, कब, तो 20वीं सदी में। अब ये 20वीं सदी में यही जो पर्यावरण नियतिवाद था वो किस में तब्दील हो गया, पर्यावरण संभाव्यता में या एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटीज में ये क्या हो गया, एक बदल गया। अर्थात एनवायरमेंटल पोटेंशियल, जिसको कि हम पॉसिबिलिटीज भी कहते हैं, उसमें ये तब्दील हो गया। अर्थात ये पर्यावरण संभाव्यता में तब्दील हो गया। इस संभाव्यता के अंतर्गत ये कहा गया कि ये जो पर्यावरण है वो किसी भी प्रकार से मानव के जीवन को अवरुद्ध कर सकता है। अब ये अवरुद्ध किस प्रकार से कर सकता है, इसकी सटीकता तो कहीं भी निर्भर नहीं करता है कि वो किस प्रकार से अवरुद्ध करेगा, कैसे अवरुद्ध करेगा, और फिर उसके साथ जो प्राणी है या मानव है वो किस प्रकार से उसका रिएक्शन देगा या रिएक्ट करेगा। लेकिन
उसका मानना था कि मेन रूप से जो आज के समय में तकनीकी उभरी है, वो तकनीकी के विकसित होने के कारण मानव जीवन पर इसका खासा असर पड़ा है, जिसके कारण से जब मानव जीवन पर यह खासा असर पड़ा है तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर किस पर पड़ता है, तो पर्यावरण के ऊपर पड़ता है। इसलिए पर्यावरण भी उसका रिएक्शन दिया है, जिसके कारण से मानव को, तो आप देखेंगे जो आज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का असर आपको देखने को मिलता है। आखिर क्यों? क्योंकि मानव ने वन को काटना प्रारंभ कर दिया। जब वन को काटना प्रारंभ कर दिया तो उसने रिएक्शन दिया। किसने? पर्यावरण ने रिएक्शन दिया, और रिएक्शन के कारण से आप देखेंगे कि जहां पर बाढ़ की स्थिति आती थी, आज वहां पर सूखा पड़ रहा है। जहां पर सूखा पड़ता था वहां पर बाढ़ की स्थिति आती है। जहां पर गर्मी थी वहां पर ठंडा हो गया है। जहां पर ठंडा था वहां पर गर्मी आ गई है। अर्थात इस प्रकार से अनुकूलता आज दुनिया के बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे तो बहुत सारे ज्वालामुखी फटते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज होती रहती हैं, तो भूकंप का भी ये सब होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुआ है? तो तकनीकी ज़्यादा विकसित हुई, पर्यावरण का ह्रास हुआ, मानव ने अपने आप को अपने आप के स्तर को ऊपर उठा लिया, जिसके कारण से रिएक्शन जो हुआ वो दोनों में आपस में हुआ है, जिसके कारण से ये संभाव्यता की स्थिति हुई है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं कि ये प्रजाति, जनसंख्या और समुदाय। ये प्रजाति, जनसंख्या और समुदाय क्या है? तो दरअसल अगर हम देखेंगे, प्रजाति एक क्या है, तो विशेष प्रकार के जैविक विचार से है ये। अर्थात प्रजाति को हम एक विशेष प्रकार के जैविक विचार से रखते हैं, जिसमें क्या होता है, सभी प्रकृति, अर्थात सभी की जो प्रकृति है, जितने भी प्रजाति हैं, उसके सभी के प्रजाति के जो प्रकृति हैं एक दूसरे से भिन्न होता है, जिसमें कि वंशानुक्रम होता है, जिसमें कि प्रजनन की स्थिति होती है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के वंशानुगत होते हैं, जिसमें कि प्रजनन की स्थिति होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें उन प्रजातियों में आ जाता है। एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि नस्ल विशेष हो जाता है। तो जो जितने भी अलग अलग प्रकार के जो नस्ल विशेष हैं, जो कि प्राकृतिक नस्ल विशेष हैं, वो सभी अपने आप में एक प्रजाति कहलाते हैं। जैसे मानव प्रजाति। अब मानव प्रजाति का मतलब ये नहीं है कि मानव समुदाय से है, मानव समुदाय से नहीं है, बल्कि मानव नस्ल विशेष से है। जिस प्रकार से हम आज कहते हैं कि सांपों की प्रजाति, बाघों की प्रजाति, हरिणों की प्रजाति, अर्थात इस प्रकार से अलग अलग प्रजातियों की कहते हैं। तो वो क्या है, तो मानवों की जो प्रजाति है वो मानवीय नस्लों की प्रजाति से है, न कि एक मानवीय समुदाय की प्रजाति से है। तो हम इसको एकदम से क्लियर रखें कि मानवों के नस्ल विशेष से है, अर्थात जितने भी इस जीवधारी हैं उसका सबका जो प्राकृतिक नस्ल है, जो कि सबसे एक दूसरे से भिन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। अब ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या क्या है, तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्रों में जो विशेष रूप से जीवों का एक समुदाय होता है, जीवों का एक क्या होता है, जनसंख्या होता है, जनसंख्या विशेष होता है, जो कि क्या होता है, स्थायी होता है, उसको हम जनसंख्या कहते हैं। थोड़ा सा अलग हो गया। चलिए, इसमें हम ये कहेंगे कि जनसंख्या वह है जो कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों के समुदाय विशेष से है, जो स्थायी होता है। अर्थात अब अगर यहाँ बिहार का है, यहाँ पर अगर बंगाल का है, यहाँ पर अगर यूपी का है, यहाँ पर अगर उड़ीसा का है, तो सबके भौगोलिक क्षेत्र अलग हैं। तो जब भौगोलिक क्षेत्र अलग हैं तो वहाँ पर उस भौगोलिक क्षेत्र में जो जाति विशेष, या जाति विशेष नहीं बल्कि जीव विशेष जो पाए जाते हैं, सबका अलग अलग होता है। इसीलिए हम ये बाघों की गणना करते हैं, नहीं करते हैं। अब मानवों की गणना करते हैं कि बिहार राज्य में इतना है, दिल्ली में इतना है, यूपी में इतना है, उड़ीसा में इतना है, बंगाल में इतना है, आंध्रा में इतना है। क्यों करते हैं? भारत में इतनी आबादी है। तो जनसंख्या